हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई की हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर एक बार वीडियो देख लें, तभी आगे कुछ समझ में आएगा। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाली टाइम पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं इस चैनल पर। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीएसटी आई मीन टू से वैल्यू ऑफ सप्लाई की हम ट्रांजैक्शन वैल्यू किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या ऐड होते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। क्या लेस होता है, ये भी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक, और किस तरीके से एक एक पार्ट करके हमने सेक्शन 15 के कवर्ड किए थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल नंबर 106 जो था वो हम पढ़ चुके थे और आज हमारा 107। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। गाइडलाइंस एकेडमी नॉर्मली चार्ज 10,000 फॉर टीचिंग द कॉमर्स स्टूडेंट्स। गाइडलाइंस एकेडमी जो है वो नॉर्मली चार्ज करती है 10,000 रुपीज़ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। A merit student approaches the management of Guidelines Academy and narrates its financial position. Guidelines Academy management considered his financial position, agrees to charge only 5,000 from such students. Find the value of taxable supply of service. तो देखिए कितना सिंपल सा है। यहाँ फर्दर उसने कुछ पे नहीं किया, 10,000 की जगह वो 5,000 ही पे कर रहा है, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं दिए जा रहे हैं। तो सिंपल सा केस है। हमने लास्ट वीडियोस में जो पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ मनी के अलावा अगर कुछ देता है तो किस तरीके से मेंशन किया जाता है, ये बात है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 10,000 उन्होंने बोला है बट यहाँ पर 5,000 ही क्या है, चार्जेबल है। तो यानी कि जो पेड किया है वही हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी, सोल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। सो जीएसटी जो लेविड होगा वो सिर्फ 5,000 पर ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए आगे क्या है, सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इफ ए एंड बी नॉट एप्लीकेबल। ए एंड बी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल एज पर दी ओपन मार्केट। जी हाँ, ओपन मार्केट का भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था। एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ सप्लाई शैल बी लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो किस तरीके से मानी जाएगी उनकी वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के हिसाब से। फैक्टर्स फैसिलिटेट्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, किस तरीके से माना जाएगा, डिटरमाइन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से एक थ्योरी का भी क्वेश्चन बनता है कि अगर ओपन मार्केट प्राइस नहीं दिया है, मॉनेटरी टर्म नहीं दी गई है, तो किस तरीके से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको डिटरमाइन करके हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं। क्या है, गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ सेम काइंड एंड क्वालिटी। सेम काइंड से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर नेचर की जो होती हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सिमिलर सर्कमस्टांसेस और कंपैरिजन ऑफ वेरियस फैक्टर्स सो ऑन। तो ऑल ओवर जो कहने का मतलब है, हम सेम काइंड की जो अदर गुड्स हैं उनसे कंपैरिजन करके उनका प्राइस ले सकते हैं, उनकी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए क्या कहता है, गाइडलाइंस एकेडमी टीचिंग और कोचिंग बर्डिंग CMS ट्यूशन फी ऑफ गाइडलाइंस एकेडमी कैन बी कंपेयर्ड विद अनदर एकेडमी ऑफ सेम काइंड एंड नेचर। इट मीन्स वी शुड नॉट कंपेयर विद होम ट्यूशन ऑफ फैकल्टी टू 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि वी आर कंपेयरिंग द सेम क्वांटिटी और क्वालिटी और काइंड और नेचर। ठीक है, यानी कि CMA कोचिंग की हम ट्यूशन फीस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, दूसरे कोचिंग सेंटर की CMA कोचिंग फीस को जाना है कि उनकी जो कोचिंग फीस है वो कितनी है। हम CMA कोचिंग फीस का कंपैरिजन किससे नहीं कर रहे, 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से नहीं कर रहे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप वैल्यू को डिटरमाइन कर सकेंगे। ठीक है, कहाँ CMA, कहाँ 4th स्टैंडर्ड, लॉट्स ऑफ डिफरेंस। चलिए 109 पर देखते हैं। फित्योर लाइट चेयर्स प्राइस कंपेयर विद आइडेंटिकल और सिमिलर नेचर प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा है,
वो कंपेयर करते हैं किससे, आइडेंटिकल और सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट से, ऑब्वियसली ऐसा ही करना चाहिए। इट मीन्स फेदर लाइट प्रोडक्ट कंपेयर विद गोदरेज चेयर प्रोडक्ट, सो सिंपल इज दैट। चलिए, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन चेन्नई विल बी ऑन हायर देन द प्रोडक्ट इन सिक्किम और असम। वैल्यू ऑफ जो प्रोडक्ट है इन चेन्नई के वो हायर क्या है, विल बी ऑन हायर होंगे किसके, देन द प्रोडक्ट इन सिक्किम एंड असम से। Therefore, the rule provides that the supply of goods or services shall be in similar circumstances. It means that if the supply of goods or services which value is required to be determined has been made in Chennai, supply of goods or services which is considered as base shall be made in Chennai. चेन्नई बेस्ड ही लिया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस। Canon heavy duty machines cannot be compared with ordinary laser jet printer, obviously ठीक कह रहा है ये। Likewise, interior decorator completed interior decoration of a residential house measuring 1,000 square feet cannot be considered as similar service for doing interior decoration of this। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन क्या है, इसके बेस पे नहीं है, सिमिलर नेचर का नहीं है। चलिए रूल 30 पर देखते हैं क्या कहता है। रूल 30 आर बेस्ड ऑन रेजिडुअल वैल्यू एज पर दी 31 वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन कॉस्ट, द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। 110% लिया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, राज एंड कंपनी फर्निश द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ये खर्चे करती हैं इनकर्ड बाय देम टू फाइंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग जीएसटी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, इंक्लूसिव है, ये ध्यान में रखनी है बात को। इंक्लूसिव हमें नहीं करना था, हमें क्या करना था, उसको माइनस करना था। डायरेक्ट वेजेस है, ये सारे एक्सपेंसेस है देखे जाए तो, ठीक। फाइंड द पर्पस ऑफ द पेमेंट, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से किया गया है। मैंने आपसे कहा था आपको क्या करना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना था। हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 944। 944 लेंगे आप और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करना है आपको कितने से, आपको डिवाइड करना है 118 से, ओके। 100 प्लस 18%, तो आपका आंसर आ जाएगा 800। 800 आने के बाद आपको ये सारे एक्सपेंसेस क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपके पास सब टोटल आ जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑब्वियसली आप इसको लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाता है 1455। देन क्या 10% मार्जिन है, ऐड करेंगे आप उसमें। लास्ट में क्वेश्चन में बोल रखा था मार्जिन आपने ऐड कर लिया तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आ जाती है, ठीक है। तो कितनी आ जाती है, 1600.50। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप यहाँ मार्क कर लीजिए और इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ CS4 अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लग रहा है, किस लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एनumerates वेरियस cost to be included in determining the cost of production of goods. CS4 principles are also applicable for determining the cost of supply of service. The cost of acquisition will include cost of transportation, any local taxes, insurance, other expenditure like commission, fee, and so on paid the procurement of goods. However, GST element will not be considered for the purpose of determining the cost of acquisition. Cost of acquisition के लिए आपको क्या डिटरमाइन नहीं करना है, GST। अगर GST इंक्लूड है तो आपको हटाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हटाया है, ठीक। As per Rule 31 of the CGST Rule 2017, residual method for determination of value of supply of goods or services or both. It is provided that where the value of supply of goods or services और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर डिटरमाइन नहीं होती है अंडर रूल 27 to 30
लेकर, तो वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। It means to say that efforts could be made by proper officer determined by using his best judgment assessment. Is that clear? I think आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now, ये एक केस है, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं आगे फर्दर बढ़ने वाला हूँ अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 28 ऑफ CGST, वैल्यू ऑफ सप्लाई और goods or services or both between distinct or related person other than through an agent। तो ये बात ध्यान रखनी है, अदर देन पर्सन है, रिलेटेड पर्सन, ये सब सारी चीजें क्या होता है उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या लेंगे। तो देखिए, और वेयर द सप्लायर रिसिपिएंट आर रिलेटेड, और ये कुछ थ्रू एन एजेंट शैल बी, देखिए क्या लेना होगा हमें, बी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। If the open market value is not available, be the value of supply of goods or services of like kind of quality and quality। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। If value is not determinable, then क्या होगा, 30 और 31 रूल लग जाएगा उसमें, यानी कि असेसमेंट करेगा कौन, प्रॉपर ऑफिसर। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई हो जाती है सच बाय द रिसिपिएंट, the value shall act the option of the supplier be an amount equivalent to 90% प्राइस लिया जाएगा for supply of goods and like kind। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये, तो आपको यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना है, और मुझे लग रहा है चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन आने के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो इसको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखवाऊंगा। आपकी मर्जी है, देखिए मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे हिसाब से आपको ये कर लेना चाहिए। Messrs X Limited owned factory in Chennai, Tamil Nadu and one depot in Cochin, which is in Kerala. Depot in Cochin is required to obtain separate registration as they are considered as distinct person under section 25 section 4 of the CGST Act। The goods manufactured in Chennai factory will be transferred to Cochin depot where it will be sold as it is। देखिए ट्रांसफर्ड हो रहा है कहाँ से, सिंपल सा है, क्या चेन्नई से कहाँ भेजा जा रहा है, कोचिन डिपो पर। तो देखिए क्या किस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो ऑन 8 फरवरी, नंबर ऑफ यूनिट्स है 1000, प्राइस फैक्ट्री पर 200 है, प्राइस डिपो पर यूनिट डिपो पर कितनी है, 220 है, रेट ऑफ IGST 18% है। गुड्स एक्चुअली सोल्ड एट डिपो, सोल्ड डिपो से बेचा कितने का गया, तो 750 यूनिट्स बेच दिए गए हैं, 220 रुपीज़ में बेचे हैं, और 250 प्राइस का डिपो है, 12% IGST। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड IGST लायबिलिटी। डिपो इन कोचिंग इज नॉट अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं दिखला देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, क्या प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि जो है ये फर्दर सप्लाई कर रहा है, यानी कि अपने ही डिपो पर भेज रहा है, फर्दर सप्लाई वाला केस लग जाएगा, यानी 90% वैल्यू पर ले जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो रेट क्या है ये देखना है हमें, मैं पूरा पहले आपको समझा देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं हम इसके नोट, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। नोट क्या, इट मीन्स at the time of transfer of goods from Chennai factory to Cochin depot, Messrs X Limited will have to determine the price at which depot will sell the goods to his customer। प्राइस जो है वो डिटरमाइंड क्या करेंगे हम, जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं फैक्ट्री टू डिपो से, तो डिपो वाला जो रेट है वो लेंगे, यानी कि ये वाला 220 ले लेंगे, ठीक है, और क्वांटिटी क्या लेंगे हम, 1000 लेंगे, और वैल्यू कितनी लेंगे, बट 90% लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे से, ठीक। As per the first provision of Rule 28 of Chapter 6 of the CGST Rules 2017 provides that such price should be the price for sale of goods to unrelated person। Okay,
इट मीन्स यहाँ 90% वाला तो हमने पढ़ ही लिया था। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। इसकी 90% वैल्यू अगर आप करते हैं 220 मल्टीप्लाइड 1000 आता है आपका 2,20,000। इसका 90% निकालने पर आता है 1,98,000। इस पर आप IGST लगा दीजिए 18% का, ठीक है, 18% का IGST लगेगा। किस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि सेल से मतलब नहीं है, नो, जितना हमने यूनिट भेज दिया उससे मतलब है बस, और कुछ नहीं। देखिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ही करें इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हो रहा है, फिर से ये मैसेज वाई ओन फैक्ट्री हैदराबाद में एंड वन डिपो इज विजयवाड़ा है, उसी तरीके से किया गया है ये। देखिए डिपो इन विजयवाड़ा इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज दे आर कंसीडर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन दिस। द गुड्स मैन्युफैक्चर हैदराबाद फैक्ट्री विल बी ट्रांसफर टू विजयवाड़ा डिपो, ठीक। तो अभी यहाँ पर अवेल हो रहा है, विजयवाड़ा डिपो क्या कर रहा है, अवेल कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कोई मतलब नहीं है, अभी आप पहले देख लीजिए कैसे होगा ये। तो सिंपल सा है, आप लोग खुद ही करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना है, फिर से हमें वही करना है, यानी कि 1000 यूनिट्स हैं और बेच कितने पर है, प्राइस है डिपोट का कितना 220 है। बस अब यहाँ पर 90% नहीं लेना है, बस एक ये बात आ गई है यहाँ पर। क्यों 90% क्यों नहीं लेना है ये देख लेते हैं। As per the second provision of Rule 28 of Chapter 6, this provide that where the recipient is eligible for input tax credit, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा था, इसलिए 90% लिया गया था। और यहाँ पर क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो लिया जा रहा है। वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा गुड्स ऑफ सर्विसेज। Integrated tax liability has right to reject the valuation in the not fulfill open market. It should be meet the requirement of the sole consideration. तो बहुत ही सिंपल था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ जो 90% वैल्यू को बोल रहा था किस तरीके से लेना है। देखिए इस provided that where the goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall at option of the supplier be an agent equivalent to 90% of the price charged for the supplier of the goods, like provided further that where the recipient is eligible for full input tax credit। ये बात ध्यान रखनी है, देखा तभी आपको क्या होगा, अगर ऐसा हुआ है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। अगर यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या मानी जाएगी, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो सिंपल सा है, जो जिस वैल्यू पर आप भेज रहे हो वही वैल्यू ली जाएगी। अगर ITC नहीं लेता है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, 90% लेनी पड़ेगी। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस डिफरेंस यही है, ITC का है और कुछ नहीं है। ITC ले रखा है तो मत लो आप 90%, अगर नहीं ले रखा तो आप 90% ले सकते हैं। और एक मिनट में, हाँ यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो बस इतना सा था ये कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 29 आ जाइए। अब रूल नंबर 29 क्या कहता है, रूल नंबर 29 ये कहता है कि CGST रूल 2017 ऑफ द सप्लाई value of supply of the goods made or received from an agent, as we are aware of that as per clause 3 of schedule 1 of the CGST। क्या कहता है schedule 1, activities to be treated as supply even if made without consideration, ये बात ध्यान रखनी है। तो supply of goods क्या मानी जाएगी, by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal माना जाएगा। by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। आगे देख लेते हैं। As per Rule 29 of the CGST Rule 2017 provides the manner in which value shall be determined in such cases।
बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड और एट ऑप्शन ऑफ सप्लायर भी 90% प्राइस ले लेंगे. चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी रिसिपिएंट कस्टमर बीइंग रिलेटेड टू. और क्या वेयर दी फिर ये डिटरमाइन नहीं वैल्यू होगी तो इसके अकॉर्डिंग निकाल ली जाएगी. बस आगे देखते हैं एग्जाम्पल. A principal supplied groundnut to his agent and the agent is supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supply. Subsequent supply की बात कर रहा है at a price rupees 5,000 per quintal on the day of the supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of rupees 4,550 per क्विंटल. ओके, ये बात ध्यान रखनी है. 50 रुपीज़ कम हो गया है, सॉरी 50 रुपीज़ कम नहीं हुआ है यहाँ पर देखिए. और अब क्या करना है, में से टैक्सेबल वैल्यू निकालनी. टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल बी 4,550 मान ली जाएगी. और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 4,500, यानी कि 90% पे ले या ना ले उसका वो ऑप्शन है. जब उसे इतनी वैल्यू मिल रही है तो वो इतनी वैल्यू क्यों ना ले, ठीक है. बट अगर नहीं मिली होती तो उसे 90% ही कवर्ड करना पड़ता. ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे से. ये किसका केस है, एजेंट और प्रिंसिपल का केस है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना है इस बात को. आगे एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, देखिए. Messrs P Limited being a principal supplies laptops to his agent and the agent supplying laptops of like kind and quality in subsequent supply. Messrs P Limited incorporated in Chennai, Tamil Nadu. Agent is located in Nagercoil, Tamil Nadu. Nagercoil, ठीक है. Goods supplied on 15th November by principal to his agent. तो देखिए पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस ऑन 15 नवंबर को कितना था, सेलिंग प्राइस 1000 यूनिट्स का. प्राइस एट विच प्रिंसिपल सप्लाई टू एजेंट नील है, यानी कि एजेंट ने ही क्या लगाया, लाइकवाइज प्रोडक्ट को लेकर क्या लगाया, 22,000 रुपीज प्राइस लगाया. रेट ऑफ जीएसटी लगा है 18%. देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गुड्स प्रोक्योर्ड बाय एजेंट फ्रॉम अदर इंडिपेंडेंट सप्लायर सप्लाइंग लैपटॉप्स लाइक काइंड क्वालिटी 20,000 पर यूनिट. अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ क्या, कि सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूँगा. किस चीज का, रेट का कंपैरिजन. 22,000 और 20,000. सबसे पहले 22,000 का मैं 90% निकालूंगा, मेरे पास आ जाता है 19,800, यानी कि कम है वैल्यू. ठीक, यानी कि क्या है, कम है वैल्यू. तो अब उसके पास ऑप्शन है, किसके पास, प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज करे, यानी कि काम करे किस पर, 19,800 पर. लेकिन जब उसे 20,000 रुपीज मिल रहे हैं तो वो क्यों करेगा. तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल शैल बी 20,000 पर लैपटॉप. ठीक है, यहाँ उसका वो ऑप्शन है ले या ना ले. जब उसे मिल रहा है 20,000 तो 20,000 ही लेगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है. देखिए किस तरीके से वैल्यू हो जाएगी. अब इट इज इकोनॉमिकल टू ऑप्ट द 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक्ड काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन ऑन द डे ऑफ सप्लाई. नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, इस तरीके से 90% ले ली जाएगी. और जीएसटी इस तरह सीजीएसटी और आईजीएसटी लग जाएगा. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए आज की क्लास में इतना ही. फर्दर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ये पूरी समरी दे रखी है बहुत ही अच्छे से. आप एक बार समरी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, कुछ थोड़े से
कॉन्सेप्ट रह गए हैं। अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह गए हैं, बहुत ही कम है, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, लास्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये ख़त्म हो जाए लास्ट वीडियो बनाकर। अभी मुझे लग रहा है कि 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी होता है हम कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस मेरी पसंद आ रही हों। तो जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फर्दर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, CMA जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। आई होप उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी सेल्फ स्टडी करने में। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितना कॉन्फिडेंट खुद से पढ़ने में आता है उतना कॉन्फिडेंस किसी के पढ़ाने से नहीं आता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी से ना पढ़ें, मुझसे ही पढ़ें या फिर इस तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इसी पर्पज से वीडियोस बना रहा हूँ कि जो मतलब जिनके पास फैसिलिटी रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी परेशानी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब के लिए है। और मे भी ये उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। बस वो वीडियोस देखकर मे भी क्या पता वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो ये एक छोटा सा मैसेज है बस आप सभी के लिए कि प्लीज़ आप उन सभी तक इस वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं और इससे उनकी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। देखिए आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे अगर आप खुद से वीडियोस देखते हैं तो और खुद से समझते हैं तो, क्योंकि देखिए सब कुछ क्या है, सारा का सारा जो है वो स्टडी मॉड्यूल से है। और मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी मॉड्यूल को प्रिफर नहीं करते बिकॉज उसमें इतना सारा होता है। बट उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जितने भी एक्सपीरियंस CMA हैं उन्होंने स्टडी मटेरियल से ही पढ़ के इतने अच्छा स्कोर कर जाते हैं। फिर बहुत से ऐसे रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने स्टडी मॉड्यूल से ही पढ़कर इतने अच्छे रैंक लेकर आए हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है छोटी सी बस कि आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। होपफुली आप भी किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।